हेलो बच्चों, शुरू करते हैं आज का क्लास। हम लोगों ने देखा था मानव पाचन तंत्र में छोटी आंत को, है ना। छोटी आंत तक हम लोग पढ़ लिए थे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत क्या होता है? तो बड़ी आंत जो होता है सबसे निचला भाग होता है आहार नाल का, है ना। सबसे नीचे जो होगा वो क्या होगा? बड़ी आंत होगा। तो ये तो सिंपल सा चीज़ था। मेन बात जो है इस यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा कि आहार नाल के कितने पार्ट होते हैं। तो बुक में आप लोगों को 2 ही दे रखा है, लेकिन जनरली होता है 3 भाग इसका। पहला कोलोन, सिक्कम, रेक्टम, है ना। ये 2 को मेन है, कोलोन और रेक्टम। सिक्कम इसके बीच में एक पॉइंट होता है जिसको सिक्कम बोला जाता है। तो मेन रूप से 2 भाग कोलोन और रेक्टम, है ना। अब सिक्कम जो भाग है, सिक्कम, उसके ऊपर एक उंगली नुमा रचना होती है जिसको हम लोग अपेंडिक्स कहते हैं ना, अपेंडिक्स। यही अपेंडिक्स अगर धीरे धीरे बढ़ने लगे तो हमारे पेट में दर्द होने लगता है, जिस वजह से बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो इसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका ऑपरेशन करवाते हैं, है ना। और अपेंडिक्स एक ऐसा पार्ट है आहार नाल का जिसका इसमें कोई ज़रूरत नहीं होता है आहार नाल में, इसीलिए इसको काट के निकाल दिया जाता है ऑपरेशन के दौरान, है ना। अनयूजुअल पार्ट इसको कह सकते हैं, ठीक है, अपेंडिक्स। उसके बाद कोलोन भी 3 भागों में रहता है ना, ऊपरगामी, अधोगामी, अनुप्रस्थगामी, ठीक है। कोलोन मेन रूप से कितने पार्ट्स में डिवाइड हैं? ऊपरगामी, अधोगामी, अनुप्रस्थगामी। और इसमें मेन जो होगा अधोगामी, क्योंकि यहीं से, है ना, अधोगामी से ही ये क्या करता है, मल को रेक्टम के द्वारा, मतलब रेक्टम में प्रवेश कराता है। तो मेन इम्पोर्टेंट जो होगा वो होगा अधोगामी, है ना। ये क्या करता है कि मल मतलब विष्ट, जो सुबह हम लोग फ्रेश होते हैं, तो वो जो है अधोगामी के माध्यम से ही रेक्टम में जाता है और रेक्टम फाइनली उसको बाहर कर देता है ना। इसके बाद छोटी आंत में हम काइम के बारे में चर्चा किए थे। काइम क्या होता है? भोजन जो होता है गाढ़े लेई के रूप में प्रवेश करता है आमाशय द्वारा, तो उसको काइम कहा जाता है। काइम जो है धीरे धीरे छोटे आंत में बहुत सारी क्रियाएं करता है और एकदम लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। उस लिक्विड फॉर्म को चाइल कहा जाता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट, काइल कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काइल क्या है ना, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन। अपचा भोजन, अब छोटी आंत में हम बताए थे कि पूर्ण रूप से अवशोषण हो जाता है भोजन का। छोटी आंत में पूर्ण रूप से अवशोषण हो जाएगा भोजन का। अब अवशोषित भोजन का जो पार्ट बच गया, जो पचा हुआ नहीं होता है, वो क्या करता है, कोलोन में होते हुए, कोलोन के माध्यम से, है ना, कोलोन के माध्यम से, और किस माध्यम से? अधोगामी से, है ना। कोलोन के किस भाग से? अधोगामी भाग से वो क्या करता है, रेक्टम में पहुंचता है। अधोगामी भाग से वो कहाँ पहुंचेगा? रेक्टम में पहुंचता है, जहां पर उसमें अतिरिक्त जल, यानी जो जल विशेष बच गया, एक्स्ट्रा जल बच गया, वो उसका अवशोषण वहां पर होता है ना। रेक्टम में यह अस्थायी रूप से उपस्थित रहता है ना। अवशोषित जल के बाद, यानी पूर्ण रूप से उसका अवशोषण हो गया, जो एक्स्ट्रा जल बचा था उसका भी अवशोषण हो गया, तो वो रेक्टम में ही कुछ देर के लिए रहता है और समय समय पर क्या होता है, बाहर निकलता है। जो समय समय का मतलब जब हम लोग फ्रेश होते हैं तो मल के द्वारा क्या होता है, मल के रूप में, मल या विष्ट के रूप में क्या होता है, बाहर निकल जाता है ना। बाहर कहाँ से निकलेगा, किस भाग से? मल द्वार से। बहुत इंपॉर्टेंट ये है, मल द्वार। मल द्वार के द्वारा ही अंतिम रूप से जो भोजन है बाहर निकल जाता है। अपचा भोजन होता है वो। अब उसमें कोई ऐसा विटामिन, मिनरल्स इस टाइप का नहीं बच जाता है जिसका अवशोषण शरीर हमारा कर सके, ठीक। नेक्स्ट जो है, बड़ी आंत को समझने के लिए थोड़ा सा समझ लें कि बड़ी आंत जो है 3 भाग, सिक्कम, कोलोन, रेक्टम। सिक्कम का कार्य क्या है? इसमें एक सहजीवी पाया जाता है ना। सिक्कम में यह सहजीवी पाया जाता है जो सेलुलोज का पाचन करता है।
छोटी आंत में सेलुलोज का पूर्ण रूप से पाचन नहीं हो पाता है, किसी वजह से बच जाता है, तो वो बड़ी आंत में आता है। और बड़ी आंत में जीवाणु होते हैं जो उस सेलुलोज का पाचन करते हैं, है ना। इसके बाद कोलोन में जल, खनिज, लवण का अवशोषण होता है ना। पहला पार्ट जो है इसमें कि जल जो होता है और खनिज लवण का अवशोषण कहाँ से होगा, कोलोन में होगा, बड़ी आंत के कोलोन वाले भाग से। उसके बाद विष्ट मल मुलायम बन के, जो भी अपचा भोजन है तो उसको मुलायम बनाने का या कोमल बनाने का कार्य कहाँ पर होता है, कोलोन वाले भाग में। और ये जो होता है फिर यहाँ से चले जाते हैं रेक्टम में, और रेक्टम में कुछ देर उपस्थित रहते हैं और समय समय पर वो क्या करते हैं, मल के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, देखते हैं। बड़ी आंत में बस इतना ही था। मेन रूप से बड़ी आंत का पार्ट याद रखना होगा। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि बड़ी आंत के कितने पार्ट होते हैं। हर पार्ट का अपना अपना वर्क होता है, वो वर्क याद रखना होगा कि कोलोन का क्या कार्य है, सीकम का क्या कार्य है, रेक्टम का क्या कार्य है। उसके बाद काइल मुख्य रूप से याद रखना होगा। ठीक है, आगे देखते हैं यकृत के। यकृत जो होता है ना, आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है। आहार नाल का सबसे बड़ा भाग अगर हम बात करें तो यकृत होता है, और यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी होता है। क्या होता है, मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत। और छोटी ग्रंथि की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, प्यूटरी ग्रंथि, जो मस्तिष्क में पाया जाता है। खैर उसके बारे में हम लोग तंत्रिका तंत्र में देखेंगे। अभी के लिए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, यकृत होता है। इसके निचले भाग में इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, इसके निचले भाग में ये पित्ताशय पाया जाता है, पित्ताशय। ठीक है, पित्ताशय पाया जाता है। इससे निकलने वाली नलिका, यकृत से निकलने वाली नलिका, इसमें से जो नलिका निकलेगी और इस पित्ताशय से निकलने वाली नलिका मिल के, है ना, पीतवाहिनी का निर्माण करती है। पीतवाहिनी नलिका वैसी नलिका जिससे होकर पीत जो है निकलता है, स्रावित होता है। तो इससे निकलने वाली नलिका और इससे, है ना, यकृत, और ये हो गया पित्ताशय। तो यकृत और पित्ताशय से निकलने वाली नलिका मिलके पीतवाहिनी यानी जिससे पीत फ्लो करता है उसको निर्माण करती है ना। अब यकृत का कार्य क्या है ना, ये हमारे शरीर में कौन कौन सा वर्क करता है। तो सबसे पहला काम ग्लाइकोजन का निर्माण, है ना। हम बताए थे पिछला क्लास में कि ग्लाइकोजन प्रोटीन को पचाने में सहायता करता है, प्रोटीन। तो ये ग्लाइकोजन का निर्माण कौन करता है, यकृत करता है। ठीक, वसा की कमी होना, हमारे शरीर में क्या होता है, वसा की कमी होने पर कार्बोहाइड्रेट को ये फैट में चेंज कर देता है ना। आगे की अगर हम बात करें तो प्रोटीन का उपापचय क्रिया, है ना। प्रोटीन को निर्माण करना या उसको पचाना, विघटन करना, सारे क्रियाओं में किसका रोल होता है, तो हमारे लीवर का रोल होता है, योगदान होता है। तो प्रोटीन का उपापचय क्रिया कौन करता है, यकृत करता है। प्रोटीन को अलग अलग पार्टों में तोड़ता कौन है, तो लीवर ही तोड़ता है ना। इससे एंजाइम रिलीज होता है ट्रिप्सिन, और वो प्रोटीन को तोड़ देता है ना। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये सारे एंजाइम होते हैं जो उसको तोड़ देते हैं। अमोनिया को यूरिया में बदलना, हमारे शरीर में बहुत सारे पदार्थ का निर्माण होता है जो अनयूजुअल होता है और बहुत हानिकारक होता है ना। जनरली उत्सर्जन तंत्र में आप देखोगे कि अब जब जल ग्रहण करते हैं तो उसका कुछ पार्ट, है ना, अवशोषण वगैरह होने के बाद यूरिया और अमोनिया में चेंज हो जाता है, और एमिनो अम्ल में, है ना। तो जो अमोनिया में चेंज होता है, उस अमोनिया को ये क्या करता है, यकृत यूरिया में बदल देता है। चूँकि अमोनिया बहुत विषैला पदार्थ होता है, इसलिए अमोनिया को किस में डाइवर्ट कर देगा, यूरिया में, जो मूत्र के रास्ते मूत्र में मिलकर बाहर निकल जाता है ना। मूत्र में जनरली यूरिया ही बाहर निकलता है, याद रखिएगा ये चीज़ को। प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट में बदलना, प्रोटीन को किस में बदल देता है, कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर देता है। विषैले पदार्थ को अविषैला पदार्थ में, अभी हम बता रहे थे कि ये क्या करता है, बड़ी आंत में बहुत सारे
बड़ी आंत की क्रियाएं जो हम लोगों ने देखा उसमें बहुत सारे विषैले पदार्थ का भी निर्माण होता है। जीवाणु उपस्थित रहता है, वो सेलुलोज का पाचन करता है, उस क्रम में बहुत सारे विषैले पदार्थ का निर्माण होता है। उस विषैले पदार्थ को ये क्या करता है, अविषैले पदार्थ में चेंज कर देता है। जैसे अमोनिया को ये क्या चेंज कर दिया था, यूरिया में। अमोनिया एक विषैला पदार्थ होता है जिसको ये क्या करता है, यूरिया में चेंज करता है और ये मूत्र के रास्ते बाहर निकल जाता है। अब जो पीत होता है उसके बारे में देखते हैं ना। पित्ताशय में पीत निकलता है, उसके बारे में क्या है, तो पीत जो होता है यह पीले रंग का होता है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आ जाता है कि पीत जो है कैसा रंग होता है। अच्छा, इससे क्वेश्चन क्या क्या पूछ लेता है ना। तो सबसे पहला चीज़ कि प्रोटीन यकृत का मेन क्वेश्चन, किस आहार नाल का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो लीवर है। दूसरा, आहार नाल में जो है यकृत का वर्ग क्या क्या होता है, तो यकृत का वर्ग यहाँ पर हम बता दिए हैं, ये सारा इसका वर्ग होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट कि सबसे बड़ी ग्रंथि हमारे शरीर के अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो यकृत होती है। अगर सबसे छोटी ग्रंथि की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, सबसे छोटी ग्रंथि तो पीयूष ग्रंथि या प्यूटरी ग्रंथि होती है जो मस्तिष्क में उपस्थित रहती है ना। एक क्वेश्चन और कंफ्यूजन वाला आता है कि सबसे बड़ा भाग क्या होता है, मानव शरीर का सबसे बड़ा भाग कौन सा होगा, तो मानव शरीर का सबसे बड़ा भाग कौन सा होगा, चमड़ा होता है। सबसे बड़ा भाग चमड़ा, याद रखिएगा। चमड़ा जो होता है ना, चर्म जिसको बोला जाता है, वो ग्रंथि नहीं होता है। दोनों क्वेश्चन में अंतर है। सबसे बड़ा ग्रंथि मानव शरीर का कौन सा होगा, यकृत होगा। और मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग या भाग कौन सा होगा, तो वो चमड़ा होता है। दूसरा चीज कि आहार नाल का सबसे बड़ा भाग तो कौन होता है, यकृत होता है। इसका भार भी कभी कभी पूछ लेता है। भार लगभग जो होता है 1.5 kg होता है। यकृत का भार जो होगा लगभग 1.5 kg होता है। अब आते हैं पीत में। पीत जो होता है हल्के पीले रंग का एक क्षारीय द्रव होता है। याद रखिएगा, क्षारीय द्रव क्या कहलाता है, जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा हो ना। जिस भी द्रव का पीएच मान या पदार्थ का 7 से ज़्यादा हो उसको क्षारीय कहा जाएगा, और 7 से कम होगा तो अम्लीय कहा जाएगा। ठीक है, एक केमिस्ट्री की चीज़ें हैं। तो एक क्षारीय द्रव होता है जिसका पीएच मान, बहुत इंपॉर्टेंट, पीत का पीएच मान 7.7 होता है। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लिया कि पीत का पीएच मान क्या होता है, तो 7.7 होता है। इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। मानव से पाचन तंत्र का यह वैसा भाग होता है जिसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, यानी ये पाचक के रूप में कार्य नहीं करता है। अच्छा, पीत का जो बनावट होता है वो कैसा होता है उसके बारे में समझिए। तो पीत में जो जल होता है 85% होता है। पीत में जो जो एलिमेंट्स है उसमें देख लीजिए, जल, पित्त वर्णक, पित्त लवण, कोलेस्ट्रॉल, वसा, लेसिथिन। तो जल होगा 85%, पित्त वर्णक रहता है 12%, पित्त लवण 0.7%, कोलेस्ट्रॉल 0.28%, वसा 0.3%, लेसिथिन 0.15%। मेन जल से क्वेश्चन है ना, पीत में कितना परसेंट जल पाया जाता है, 85% जल पाया जाता है ना। वसा भी आएगा। वसा जो है मध्यम वर्ग का होता है, हाई लेवल का नहीं होता है। कोलेस्ट्रॉल 0.28%। अगला जो टर्म होगा, मनुष्य कितना पीत रिलीज करता है ना, कितना पीत रिलीज करेगा, तो मनुष्य प्रतिदिन 700 से 1000 ml के बीच में पीत रिलीज करता है, जो जगह जगह कार्य करता है। इसके बाद यह भोजन को क्षारीय माध्यम देता है। इसका कार्य क्या है, भोजन को क्षारीय कर देना। एक्चुअली हम बताए थे कि एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है भोजन को अम्लीय माध्यम देता है। HCl भोजन को क्या कर देता है, भोजन को अम्लीय कर देता है। याद रखिएगा ये दोनों पॉइंट। ठीक है, तो इस तरह से जो था हमारा लगभग मानव पाचन तंत्र खत्म हो चुका है। अब इससे रिलेटेड कुछ रोग होते हैं उसके बारे में समझ लेते हैं, कौन कौन से रोग होते हैं। तो मानव पाचन तंत्र से रिलेटेड जो रोग होंगे वो इस तरह से होंगे।
सकते हैं, लेकिन ये मेन जो है 3 है। अल्सर जो होता है अमाशय में होता है ना। अल्सर कहाँ होगा? अमाशय के दीवार अगर ज़्यादा क्षारीय हो जाए, है ना, हम बताए थे कि अमाशय का जो दीवार होता है अंदर में है धंसा हुआ रहता है ना। तो जो अंदर में धंसा हुआ दीवार है अगर वो ज़्यादा क्षारीय हो जाए तो फिर उसमें घाव निकल आते हैं, जिसको अल्सर बोला जाता है ना। फुंसी टाइप का घाव निकल आता है, उसको बोला जाता है अल्सर, ठीक है। पायरिया या पियरी, है ना, हमारे शरीर में बिलिरुबिन बताए थे, बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाते हैं, है ना। इसका कारण जो होगा, कारण लिख लो, है ना, कारण जो होगा अमाशय का अत्यधिक क्षारीय होना। इसका कारण लिख लो बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाना। ठीक है। इसमें अमाशय में क्या होता है, अधिक क्षारीय हो जाता है, इस वजह से घाव निकल आता है, उसको अल्सर बोला जाता है। पायरिया, बिलिरुबिन की अगर मात्रा या बिलवर्णन का मात्रा बढ़ जाए तो उसको बोला जाता है पायरिया, और उससे भी ज़्यादा बढ़ जाए तो उसको बोला जाएगा हेपेटाइटिस। ठीक है। तो ये दोनों जो है पाचन से रिलेटेड रोग हैं। उल्टी तो सब जानता है, जब हमारा शरीर डाइजेस्ट नहीं कर पाता है कोई भोजन, है ना, तो हम लोग बाहर कर देते हैं, तो उसको उल्टी बोला जाता है। तो ये था पाचन संबंधित रोग जिससे क्वेश्चन आते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।